नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि हरियाणा को स्टार्टअप्स के लिए एक अग्रणी हब के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगे और अगले 6 माह में हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का विशेष फोकस होगा। स्टार्टअप उद्यमियों ने सरकार को पहल का स्वागत किया और बैठक में सहकारिता और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। और वही हरियाणा में कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान भी शुरू होगा। जी हां, जिला और ब्लॉक स्तर पर रैलियां और पैदल मार्च निकाले जाएंगे। संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का जनता को संदेश दिया जाएगा। जहां आपको बता दें कि अभियान चलाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय कमेटियों का गठन किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद आदि आपसी विचार कर जल्द जिला स्तरीय समन्वय कमेटी का गठन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निर्देश जारी किया है। 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 के दौरान संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा के नाम से राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। और नववर्ष के मौके पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से दोपहर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां फरीदाबाद नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में फरीदाबाद के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 45 की, तो यहां से पवन की पत्नी चुनावी मैदान में दिखाई दे रही हैं। बता दें कि पवन ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वे आप की कार्यशैली से प्रभावित हैं, जिस कारण से वे अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वे वार्ड नंबर 45 में पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में पहुंचेंगे और लोगों को आम आदमी पार्टी की कार्यशैली के बारे में बताएंगे। वार्ड नंबर 45 की जनता अगर इन्हें मौका देती है तो वे इनसे तमाम बातों पर अपने खरे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन किया। हमें केजरीवाल जी के जो कार्य कर रहे हैं उनके समक्ष, जो कि स्वास्थ्य का, पानी का, तो पार्टी अच्छी है और पार्टी को आगे इस तक लेकर जाना है और नए युवा साथियों के साथ में पार्टी का पूरा सहयोग करना है। तो क्या लगता है कि नगर निगम के पार्षद के चुनाव में शर्ती ज्वाइन की जा रही है या आगे नहीं? अगर पार्टी लड़ाएगी तो आगे लड़ेंगे भी। देखिए, आज हमारे वार्ड नंबर 45 से अपने साथी पवन कुमार जी काफी समय से पार्टी के साथ हमारे संपर्क में थे और अच्छे युवा साथियों की इनकी टीम है। आज केजरीवाल जी से प्रभावित होकर के इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और हमें तो बड़ी खुशी है। इस तरह के युवा साथी जब निकल करके आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार बढ़िया तरीके से युवाओं के बीच में होगा। और इन सब के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं तो तमाम युवा साथियों का आह्वान करता हूं कि आए और बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। हमारे आपके सबका भविष्य आम आदमी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है और जिस तरीके से पवन जी की टीम आज पार्टी के साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 45 में हमें इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और वही बाल भवन पाटिका में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में सीएसआर स्कीम के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं
कृत्रिम अंग वितरण किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी महावीर कौशिक ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने बताया कि भिवानी ब्लॉक के चिन्हित किए गए 498 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ 73 लाख से अधिक की लागत से 894 सहायक यंत्र एवं उपकरण भेंट किए गए। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बनवाए गए कानून अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए उनकी आमदनी को 2% हिस्सा सीआर के तहत जरूरतमंदों की मदद से लगाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो भी ऐसे दिव्यांगजन हैं उनका सम्मान करने के लिए अरावली पावर लिमिटेड ने भिवानी में ये तीसरा चौथा कैंप है इनका, और हर एक कैंप में मेरा आना हुआ, और ये जिस प्रकार से लोगों की सेवाएं कर रहे हैं उससे ये लगता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र इन्होंने पूरे अच्छी तरह से देखा है और उसमें आगे बढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इनका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। आज नव वर्ष के अवसर पर बड़ा हर्ष का विषय है कि अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एलिम्को कंपनी के सहयोग से यहाँ और रेड क्रॉस भिवानी के सहयोग से आज दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान किए गए हैं। आज लगभग 2.25 करोड़ की राशि के जो उपकरण हैं वो 498 लोगों को 894 उपकरण दिए गए हैं, जिसमें मोटराइज्ड व्हील चेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी। और वहीं चंडीगढ़ सेक्टर 17 के मिनी सचिवालय के तीसरी मंजिल पर आग लगने का मामला सामने आया है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। हरियाणा सरकार में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के सचिव आईएफएस अधिकारी एस नारायण के कार्यालय पर आग लग गई है। और इलाहाबाद क्षेत्र के नशा मुक्त घोषित 28 गांवों के सरपंचों सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक लेकर अभियान की समीक्षा की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नशा मुक्ति घोषित गांव में कोई भी व्यक्ति युवक दोबारा नशाग्रस्त हो गया है तो इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने उपस्थित सरपंचों और सरपंच प्रतिनिधियों ने आम जन से आह्वान किया है कि नशा मुक्त घोषित गांव को अपना रोल मॉडल मानकर अन्य ग्राम पंचायत तथा आम जन अपने गांव को नशा मुक्त घोषित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। और बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में सुरक्षा के नाम पर अवैध रूप से लगाए गए लोहे के गेट निवासियों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ने इन गेट को लेकर आरटीआई दाखिल की थी और जवाब में इन गेटों को विभाग में अवैध माना है। बावजूद इसके इन्हें हटाया नहीं गया है। लोगों का कहना है कि एचएसवीपी के अधिकारियों ने गेट पर नोटिस चस्पाकर खानापूर्ति कर ली है। हाँ जी बिल्कुल, जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं उसी दिन से इशू चल रहा है। हमने फर्स्ट डे इन लोगों से कहा था कि मेरा घर कॉर्नर का है तो प्लीज इस गेट को ओपन कर दीजिए। तो उन्होंने इमीडिएटली हमसे कहा कि आप पहले 20,000 रुपए दीजिए, उसके बाद गेट ओपन करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि गेट इलीगल है तो आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं। तो मिस्टर गोयल ने कहा कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम गेट ओपन नहीं करेंगे। तो इमीडिएटली मैंने उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी कोर्ट के अंदर सेक्टर 12 में। तो जिसके इमीडिएटली हुड्डा का रिप्लाई आया कि जितने भी गेट हैं वो इलीगल हैं 2023 में, लेकिन उसके बाद भी उन हुड्डा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उसके बाद मैंने अभी 2024 में 8वें महीने में अगस्त में एक आरटीआई लगाई थी जिसकी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैंने अगेन आरटीआई एंड अपील में फिर लगाई हमने उसमें 12 मंथ में, तो उसकी वो सुनवाई की गई जिसमें उन्होंने हमें कहा कि हाँ हम इसे हटवा रहे हैं। परेशानी क्या है, ये जो गेट पीछे आप देख रहे हैं ये जब से हम आए हैं यहाँ पर सेक्टर 2 में रहने के लिए तब से ये बंद है, ये खोले नहीं गया। हमारा मकान इसके बिल्कुल नजदीक है ना, तो जब भी हमें निकलना होता है तो पूरा घूम के आगे जाके से निकलना होता है। और ये गेट बंद होने की वजह से लोग
इसके ऊपर चढ़ के मकानों के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पर रात अंधेरा रहता है, एकांत हो जाता है, तो लड़कियां लड़के कार के अंदर यहाँ पर मस्ती मारते हैं यहाँ पर। और यहाँ बंद रहने से ना सफाई होती है, देखो गंदगी भी रहती है यहाँ पर। और ये पब्लिक रोड है, पब्लिक को आना जाना चाहिए। पब्लिक रोड पे ये गेट बंद होने नहीं चाहिए। तो इमरजेंसी हो, पूरा मेन रोड है, तो कैसे निकल घूम के जाया जाए पूरा। तो इस वजह से हमने इसके लिए पिछले हुड्डा को भी एप्लीकेशन दी थी, कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी थी। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा बीते शनिवार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी प्रदेशों के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रियों के साथ प्री बजट पर आयोजित कृषि और उद्यान विषय पर सुझाव बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसमें 40 से 50 हेक्टेयर के छोटे क्लस्टर बनाने की जरूरत है और साथ ही बागवानी किसानों के बागों की फेंसिंग हेतु योजना बनवाकर अनुदान दिया जाए ताकि लोगों को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती की फसलों के लिए मंडियों को बनाया जाए और इसमें फसल टेस्टिंग की लैब को लगवाया जाए ताकि प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता का पता चल सके। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य हरित क्रांति में अग्रणी रहा है और कृषि क्षेत्र की वर्तमान मांग प्राकृतिक खेती में भी अग्रणी रहेंगे और इस दौरान प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करने में मील का पत्थर साबित होगा। और खबर नारनौल से है जहां पर युवक को घर में घुसकर गोली मार दी गई है। जी हां, जिसके बाद आनन फानन में आपको बता दें युवक को अस्पताल ले जाया गया। हिसार के निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नारनौल के डीएसपी राज सिंह लालका भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता यादव ने भी रेवाड़ी की शांतिलोक सोसाइटी के सदस्यों के साथ सफाई अभियान चलाया। डॉक्टर कविता यादव और शांतिलोक सोसाइटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि रेवाड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने यहां मेगा साफ सफाई अभियान की शुरुआत की है और अभियान में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अभी भी कुछ लोगों ने इस पॉश कॉलोनी सेक्टर 3 की हरी भरी ग्रीन बेल्ट को कचरा कर बनाकर रख दिया है, जो कि किसी भी हाल में उचित नहीं है। और आपके प्रश्न के लिए मैं एक ही उत्तर देना चाहूंगी। भाई साहब, पिछले साल भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि ये दायित्व हम सबका खुद का होता है और आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे विधायक है उन्होंने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठा ली है और ये जब सफाई अभियान में विधायक ने खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें अपना योगदान देना शुरू किया है। उन्होंने एक ही अपील की है, एक अकेला व्यक्ति कहां तक साफ करेगा, तो आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे और अपने रेवाड़ी को खुशहाल साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे। उसी के चलते उन्होंने कहा है कि हम सबको भी अपने अपने एरिया को साफ करने की जरूरत है। तो समझ लीजिए, अगर हर किसी ने अपने आसपास का एरिया साफ कर लिया तो पूरा रेवाड़ी चमक जाएगा। इस एरिया में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ज्यादा गंदगी थी, इसके लिए हमने काफी रिक्वेस्ट की। 49 साल की मेरी उम्र हो गई है, बहुत विधायक मैंने देखे हैं, परंतु जो काम लक्ष्मण जी ने अपना शुरू किया है उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वेद भाई साहब, रामवीर जी, दीपक जी, डॉक्टर कविता, अंडुजा साहब, और मैं ये कहूंगा ये मुहिम बढ़नी चाहिए
जो ग्रीन बेल्ट हमारी खराब हो रही है ये बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि ये मुहिम एक पूरे युद्ध स्तर पे पूरे शहर में हो। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस वक्त उन्होंने ये एक अभियान चलाया था, सफाई अभियान। पूरे देश में सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा पूरा देश होना चाहिए। उसी के तहत ये पूरा फिलहाल हर जगह जो है विधायक भी, अब जैसे हमारे लक्ष्मण जी है, इन्होंने झाड़ू थाम दी और साथ में अपनी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, इन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और हम सभी लोग मिलकर के सफाई अभियान में लगे हुए हैं और पूरे शहर को हम साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। सफाई अभियान की एक पहल, बहुत अच्छी पहल कर रखी है शहर में। सफाई अभियान कंटिन्यू होता रहे तो ही सफाई रह पाएगी शहर में। एक शहर में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जहां पॉलीथीन वगैरह जहां मन आए वहां गिर देते हैं। होना ये चाहिए कोई डंपिंग स्टेशन पे या अपने पास ही कोई कूड़ेदान हो उसमें डालनी चाहिए डंपिंग स्टेशन। बैन ऑर्डर नहीं है, कोई रोग पालन नहीं कर रहे उसका। पॉलीथीन बाजार में बिक रही है और रोग लेके के भी आ रहे हैं। जब तक खुद पॉलीथीन खरीदना बंद नहीं करोगे तब तक नहीं रुक पाएंगे पॉलीथीन। और अगली खबर पलवल से है, जहां राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन एवं सांस्कृतिक संध्या का भव्य कार्यक्रम पलवल नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से अतिथि के तौर पर शिरकत किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में भारी उत्साह भी देखा गया। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर नई जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रशासनिक नीति 2024 की अधिसूचना का नोटिफिकेशन राज्यपाल की तरफ से जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को नई नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भिवानी के देवसर धाम पहुंचे और देवसर धाम पर उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया तथा इस मौके पर अनेक संगठनों के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति सेवा समिति ने अपने पर्यावरण एवं सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत महामहिम राज्यपाल को पौधा देकर की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा कि देश चारों तरफ से सुरक्षित है और बांग्लादेश में भी अब हाल ही में शांति का माहौल बना हुआ है, हालात सुधार में हुआ है। और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश चारों तरफ से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 2025 में देश और तरक्की होगी और कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में सोच रहे हैं और आने वाले समय में देश में और अधिक अच्छा होगा। राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास में देश के प्रत्येक नागरिक को दायित्व बनता है कि वे देश को आगे बढ़ाने में आगे आए। कुलदेवी है, दर्शन करने जरूरी है क्योंकि कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार देरी लग जाती है। तो इस बार पूरे दिन हो गए थे, सोचा था कि कुलदेवी के दर्शन करेंगे तो आज नया साल है, नए साल पर इस बार नया साल आप सबको मुबारक हो। 2025 आप भी प्रगति करें, देश भी प्रगति करें। अगर देश की सीमा की सुरक्षाओं की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज बांग्लादेश जैसे इस प्रकार की जो बगावतें खड़ी, बांग्लादेश में कुछ हालात हुए हैं, आशा है कि जल्दी वहां पर सुधार आए। तो देश की सुरक्षा को लेकर के 2025 में क्या मान कर सकते हैं? क्योंकि आपने जो देश की सुरक्षा का तो जितना हम सोचते हैं उतना ही आप भी सोचते हैं।
हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त नेता बालमुकुंद शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर सीधा निशाना साधा है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कमेटी पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि जिस कमेटी के वे अध्यक्ष हैं, इसका गठन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया है, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की कमेटी का गठन नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में फाइटिंग कमेटी का वो गठन किया हुआ है। ये था कि करण सिंह दलाल जी आए, मीडिया के रूबरू हुए कि मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूं जो हार के कारणों की जांच कर रही है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि मैं 30 साल तक लगातार कांग्रेस में रहा हूं और आज अब बर्खास्त हूं, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस की चिंता रखता हूं, इसलिए मैंने पूरे फैक्ट्स तैयार किए और मैं इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। और उसके बाद पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो मैं आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूं। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदय भान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सतह पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। हल्के में 19 दिसंबर को एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक ठेके पर लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नांगल चौधरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों मामलों में से एक 19 दिसंबर 2024 को पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया था अपराधियों ने, और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक शराब के ठेके पे लूटपाट की थी। इन घटना करने वाले अपराधियों में एक अजीत जो बेटंडी गांव का है, दूसरा ऋषिदेव जो मुलोदी और रवि वह भी मुलोदी गांव का रहने वाला है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महेंद्रगढ़ जिले की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें प्रमोद शर्मा को महेंद्रगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही प्रमोद शर्मा ने अपने जिले की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संघ उद्देश्य सभी व्यापारियों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की समस्या और आवाज प्रदेश एवं केंद्र तक उठना रहता है। इस मौके पर उन्होंने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा को भी बधाई दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको वह बखूबी निभाएंगे। उनकी पूरी टीम व्यापारियों की समस्याओं को उठाने में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेगी। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री का आभार प्रकट किया। आज राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ ने प्रमोद शर्मा जी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रमोद शर्मा जी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी को नियुक्त किया है। इस अवसर पर मैं प्रमोद शर्मा और उनकी पूरी टीम और सभी व्यापारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी सोच की पहल की है। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में अपने अध्यक्ष नियुक्त कर व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको उठाने का प्रयास करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।